नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानून पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को किया संबोधित। विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। साथ ही कहा, हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार। यूपी के संभल में किसान आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों को मिला नोटिस। एसडीएम ने 6 किसानों को 50,000 का मुचलका भरने का भेजा नोटिस में दूसरे किसानों को भड़काने का है आरोप। हाथरस कांड में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र। पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया आधार। 14 सितंबर को पीड़िता के साथ हुआ था कथित गैंगरेप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी कृषि आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो कह रहा है ये गुमराह कर रहा है और ये जो नया कानून है ये किसानों के हित में है और इन्होंने साथ ही कई लाभ भी गिनाए इन कृषि कानूनों के। ये रिपोर्ट देखें और जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा। किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। पिछले 23 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। महासम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों का मजबूती से बचाव किया और कहा, पिछले 6 साल में सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है। उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार रातों रात नहीं आए। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच इस आयोजित अहम सम्मेलन में कहा, सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं बीजेपी की ओर से लगातार किसानों को इस बिल का फायदा बताने में जुटी हुई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्नों का एक खुला पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के बाद शीलभद्र दत्ता और कबीरुल इस्लाम ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले इन इस्तीफों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन अभी से ही सियासत चरम पर पहुंच गई है। चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटका लगना शुरू हो गया है। दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे देने के एक दिन बाद अब एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ दी है, तो वहीं अब अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है। बागी विधायक पहले भी कई बार नाराजगी जता चुके हैं, जिसके चलते अब इस्तीफा देने की झड़ी लग गई है। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी को अब गृह मंत्रालय ने Z श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी है। टीएमसी में पिछले काफी दिनों से कुछ नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में अब लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद से टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश को बेहद चर्चा में लाने वाले हाथरस कांड की काफी दिनों से सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी और अब सीबीआई ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और SC/ST एक्ट की धारा के तहत केसेस दर्ज किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सीबीआई ने शुक्रवार को SC/ST कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। सीबीआई की टीम ने अब फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया है। इस मामले में आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि सीबीआई ने युवती के आखिरी 22 सितंबर वाले बयान को आधार मानते हुए चारों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में चारों पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। अच्छा, तो किन किन के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट? इस पूरे मामले में कौन आरोपी हैं? इसमें जो संदीप, जो पहले इन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। और आज किन धाराओं में किया है सर? अच्छा, किन किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, हत्या 302 में सर। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 SC/ST एक्ट और IPC की धारा 354, 376A, 376D और 302 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें, इस मामले में योगी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई का गठन किया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए कई बार पीड़िता के परिजनों से पूछताछ भी की थी। जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की, उनके परिजनों से भी सवाल पूछे। इसके अलावा कई बार घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। हाथरस कांड की पीड़िता 14 सितंबर को अपने गांव के ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी। बाद में उसे अलीगढ़ के अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। उत्तर प्रदेश के संभल में किसान आंदोलन में शामिल किसानों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस SDM के जरिए 6 किसानों को दिया गया है, जिसके हिसाब से किसानों को 50,000 का मुचलका जमा करना है। हालांकि इससे पहले इस नोटिस में 50 लाख रुपए लिखे हुए थे, लेकिन बाद में इसे ठीक किया गया और इसे 50,000 किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हजारों किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद पिछले 23 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ किसान जहां सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर में ज्यादातर किसान पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ विरोध कर रहे एक किसान ने सड़क पर सब्जियां और अन्य खाने की सामग्री रखकर कहा कि ये सब भारत का किसान अपने खेतों में पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे में हमारे खिलाफ कृषि कानून लाए गए। प्रोडक्ट में लगा रखा है कि हम लोगों को जो मद्दा लिया जाता है यहाँ पे महंगा बेचा जाता है। अच्छा, इसका जो बीच में है, ये महंगाई कौन कराता है? हाँ। कौन लेता महंगाई? हाँ। इसका हम लोगों का मूल नहीं मिलता। अच्छा, इस वजह से आपने सड़क पे रखा है? हम लोगों ने लगा रखा है किसानों को। हाँ हाँ।
कितने दिन से हो यहाँ पे? ये हम लोगों को हो गए कम से कम 20 दिन। हाँ हाँ, तब से ऐसी सड़क पे रखे ऐसे पे हुए? बैठे ठंडियों में लगा बैठे। वहीं यूपी के संभल में 6 किसानों को किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए 50-50 लाख रुपयों का निजी मुचलका भरने का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस संभल के उप जिलाधिकारी की तरफ से जारी किया गया है। अब पुलिस ने कहा कि अमाउंट में गलती हो गई, जिसे कम कर दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने अपने नोटिस में कहा है कि किसान आंदोलन से शांति भंग का खतरा है। इस पर किसानों का कहना है कि हम ये राशि नहीं भरेंगे, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर अब भी बरकरार है। वहीं भारत में भी कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। लेकिन राहत की बात यह है कि 95 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए कोरोना का क्या है हाल भारत में। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। हालांकि कोरोना महामारी की चपेट में आए मरीजों की रिकवरी में तेजी आई है। देश में 95 लाख से अधिक कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, जो राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,890 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या देश में बढ़कर 99,79,447 हो गयी। इस दौरान देश में 338 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,44,789 तक पहुंच गया। इस वायरस से अब तक देश में 95,20,827 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 31,087 मरीज शामिल हैं। देश में फिलहाल 3,13,831 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में रिकवरी रेट 95.40% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक देश में अब तक 15,89,18,646 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 11,13,406 सैंपल्स की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब तक 18,84,773 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,363 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमण के मामले बढ़कर 6,13,357 हो गए। दिल्ली में मामलों की दर 1.51% है। संक्रमण से 35 और लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक संख्या 10,182 हो गई। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 12,198 हो गई है, जो कल 13,261 थी। आपको बता दें कि 70% मामले 10 राज्यों से सामने आ रहे हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। पूरी दुनिया की बात करें तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना वायरस मामलों की पूरी दुनिया में कुल संख्या 7.48 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि संक्रमण से हुई मौतें 16.6 लाख से अधिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। INS न्यूज प्लस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।